स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। मैं आपका होस्ट और केमिस्ट्री मेंटर संजय शर्मा। आप जानते हैं एमसीक्यू सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के एमसीक्यूज को लेकर के आज हम बात करेंगे, यानी केमिस्ट्री क्लास 12 टर्म 1 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसको लेकर के बात करेंगे। राइट। बात करने में सबसे पहले एज यूजुअल, जैसे हमने पहले भी किया था, डिलीटेड टॉपिक्स को सबसे पहले देखते हैं। कुछ थोड़े से पोर्शंस इस चैप्टर से डिलीट किए गए हैं। राइट। जैसे यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। राइट। इन कंपाउंड्स के जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं और यूजेस हैं उनको हटाया गया है। इसके अलावा आयोडोफॉर्म यानी हैलोफॉर्म्स, जिसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा फ्रेयॉन्स एंड डीडीटी, दीज आर द डिलीटेड टॉपिक्स, इनको आपको नहीं पढ़ना है। राइट। अब हम एक नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहला सर्टेनली इस पर्टिकुलर चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट। इसके अलावा इन पर्टिकुलर इसको जो आपको पढ़ना है वहां पे दो चीजें हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ इलिमिनेशन रिएक्शंस, यानी SN1 SN2 E1 E2। राइट। इनका कंपैरिजन, इसमें जो डिफरेंट ट्रेंड्स हैं उन ट्रेंड्स की बात। राइट। ये चीजें आपको देखनी है। इसके अलावा इन पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शंस, यानी 3D स्ट्रक्चरल चेंजेस जो इन पर्टिकुलर रिएक्शंस में होते हैं वो, और सर्टेन नेम रिएक्शंस जिसमें वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक, फिटिक, स्वार्ट्स, फिंकेलस्टीन, सैंडमायर एंड बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी इन पे ध्यान ज्यादा देना। राइट। अब चलिए फटाफट एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ये कंपाउंड है आपको दिया हुआ। राइट। इसका IUPAC नेम क्या है? 1-bromo 2-ethyl प्रोपेन, 1-bromo 2-ethyl 2-methyl ethane, 1-bromo 2-methyl butane, या 2-methyl 1-bromo butane। ये चार ऑप्शंस। इस कंपाउंड को जब हम देखते हैं तो देखिए CH3 CH, CH2 CH3 CH2Br। हम इसको अगर ध्यान से देखें तो देखिए ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है इस कंपाउंड में। राइट। और Br के पास से क्योंकि नंबरिंग शुरू करनी है तो ये 4 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4। ठीक है। पहले कार्बन एटम से ब्रोमो अटैच्ड है और सेकंड कार्बन एटम से मिथाइल, यानी इस कंपाउंड का जो नाम है ब्यूटेन इज द रूट वर्ड। ठीक। दूसरे कार्बन एटम से मिथाइल जुड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है और पहले कार्बन एटम से ब्रोमो, तो 1-bromo 2-methyl butane। राइट, दैट इज द करेक्ट नेम। दोनों के दोनों प्रीफिक्सेस हैं, ध्यान रखिए C और D ऑप्शन में बहुत छोटा सा अंतर है, दोनों के दोनों प्रीफिक्सेस हैं। राइट। और प्रीफिक्सेस जब एक से ज्यादा होते हैं तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो ब्रोमो का B पहले आएगा, मिथाइल का M बाद में। दैट्स व्हाई 1-bromo 2-methyl butane, इट इज द करेक्ट आंसर। 2-methyl 1-bromo butane ये गलत है। राइट।
Let us move on to the second question. This is the second question. Compounds in which the halogen atom is bounded to sp2 hybridized carbon atom of a carbon-carbon double bond is. आपको 4 compounds given है as options: allylic halide, benzylic halide, alkyl halide and vinylic halide. Right? इन 4 compounds को अगर आप देखते हैं तो इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका हैलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, दैट मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। यानी हमें इन चारों के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, तब एग्जैक्टली हम ये अंदाजा लगा पाएंगे। ये देखिए, एलाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर ये रहा, CH2 डबल बॉन्ड CH, single bond CH2X, राइट। बेंजाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर ये रहा, बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ CH2 और इससे जुड़ा X। एल्काइल हैलाइड तो आप जानते ही, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर आप इसका ये ले सकते हैं, RCH2X, और विनाइलिक हैलाइड इज CH2 डबल बॉन्ड CHX। क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम्ड है कि अगर आपको इन चारों के स्ट्रक्चर्स का अंदाजा है तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखा है वहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन भी देखने की जरूरत नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैलोजन सिर्फ इस केस में, राइट। दैट मींस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, ये तीनों केसेस में जो कार्बन एटम है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ध्यान रखें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड और विक डाइहैलाइड। आप जानते हैं डाइहैलाइड्स ये 2 टाइप के होते हैं। अगर आप डाइहैलाइड्स को देखेंगे तो दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, विसिनल और जेमिनल, राइट। ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। द वेरी फर्स्ट वन इज डाइक्लोरोमीथेन, सेकंड वन इज 1,2-dichloroethane, थर्ड वन इज इथाइलिडीन क्लोराइड एंड द फोर्थ वन इज एलाइल क्लोराइड। आप बहुत अच्छे से जानते हैं विसिनल डाइहैलाइड में क्या होता है, 2 लगातार कार्बन एटम्स पर हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है, लाइक दिस, राइट। बाकी वैलेंसीज से कुछ भी जुड़ा हो सकता है। जबकि जेमिनल डाइहैलाइड में एक ही कार्बन एटम से 2 हैलोजन एटम्स जुड़े होते हैं, लाइक दिस, राइट। सो अगर हमें इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स पता हैं तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि विसिनल डाइहैलाइड कौन सा। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज डाइक्लोरोमीथेन, यानी एक कार्बन एटम, इससे जुड़े हुए 2 हैलोजेंस और 2 हाइड्रोजन्स, इट इज डाइक्लोरोमीथेन। इसको आप सिंप्लीफाइड वे में क्या कह सकते हैं, CH2X। तो ये जेमिनल डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड नहीं है। That means it is not the correct option. Second one is 1,2-dichloroethane। अगर इसे आप देखेंगे तो ये इथेन के 2 कार्बन एटम्स, इसमें दोनों कार्बन एटम्स से एक एक हैलोजन जुड़ा हुआ है और साथ में ये हाइड्रोजन्स जुड़े, ठीक है जी। यानी CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X। ये कंपाउंड बिल्कुल विसिनल डाइहैलाइड है, ऊपर से आप कंपेयर कर सकते हैं, राइट। थर्ड केस इथाइलिडीन क्लोराइड, इसको अगर आप देखेंगे तो इथेन का डेरिवेटिव ही है लेकिन जेमिनल डाइहैलाइड है। इसमें CH3CH और ये 2 X लगे हुए हैं, यानी इसका जो सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज CH3CHX2। तो ये भी जेमिनल डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड नहीं। और एलाइल क्लोराइड का फॉर्मूला हम अभी पढ़ के आए हैं, दैट इज CH2CH सिंगल बॉन्ड
CH2X। तो ये तो मोनोहेलाइड ही है, डाइहेलाइड ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन बी is the correct one. It is the Wissner diamond, right? Now the fourth question: in which of the following molecules carbon atom marked with asterisks यानी स्टार is asymmetric? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है। ये 4 कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, राइट? और ये आपके ऑप्शंस, ठीक है जी। जो ऑप्शंस हैं वो अपने आप इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें चारों कंपाउंड्स को एनालाइज करना है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है, राइट? एसिमेट्रिक कार्बन एटम किसे कहेंगे? द कार्बन एटम which has 4 different groups attached to its 4 valencies। ठीक है? ऐसा कार्बन एटम जिसकी 4 डिफरेंट वैलेंसीज से 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है? पहला केस देख लेते हैं। पहले केस में हाइड्रोजन Cl Br एंड I, ठीक, 3 हेलोजेंस है, तीनों डिफरेंट है और हाइड्रोजन है, यानी चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। दैट मीन्स ये कंपाउंड एसिमेट्रिक है। सेकंड केस देख लेते हैं, ड्यूटेरियम, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन ये लगे हुए हैं, ICl-Br। यहां भी चारों डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स सर्टेनली ये भी एसिमेट्रिक है। थर्ड केस H, OH, C2H5 एंड CH3, ये चारों ग्रुप्स भी डिफरेंट है, ये भी सर्टेनली एसिमेट्रिक है। फोर्थ केस में जब हम देखते हैं, CH3 डिफरेंट है, C2H5 डिफरेंट है, बट इनके साथ 2 हाइड्रोजन्स लगे, तो ये जो केस है ये सर्टेनली एसिमेट्रिक केस नहीं है। दैट मीन्स वो ऑप्शन जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दिया हो, दैट इज द आंसर। या अगर आप पीछे से चलते, आप जिस समय ऑप्शन से एलिमिनेशन टेक्निक लगा के चलते, तो फोर्थ, क्योंकि एसिमेट्रिक नहीं है, तो जिसमें फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, पिछले क्वेश्चन से ही कनेक्टेड है। आप जानते हैं कि IUPAC एटम के लिए जो वर्ड यूज करती है दैट इज एसिमेट्रिक, वहीं मॉलिक्यूल के लिए जो वर्ड यूज करती है दैट इज कायरल और चिराल, कुछ लोग बोलते हैं, राइट? तो क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल्स हुज मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल ओवर देम आर कॉल्ड कायरल। यहां पे उन्होंने कायरल की डेफिनेशन दे दी, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों ये जो वर्ड्स हैं ये सिनोनिम्स हैं, यानी अगर आप एसिमेट्री ढूंढ लेंगे कंपाउंड में तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, राइट? आपके 4 ऑप्शंस यहां पे गिवन है, ठीक है? फटाफट इनको देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज 2-ब्रोमोब्यूटेन, राइट? ये देखिए, CH3 CHBr CH2 CH3। अगर आप इस कार्बन एटम से देखेंगे तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, एक तरफ C2H5 है, एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है और चौथा Br है। तो ये एसिमेट्रिक है, राइट? इट कैन बी द आंसर, ये आंसर हो सकता है। अभी हमें बाकी तीनों को भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। 1-ब्रोमोब्यूटेन तो सर्टेनली एसिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे
तो ब्रोमीन जब फर्स्ट कार्बन एटम से लगा होगा तो यहाँ जो सिचुएशन आएगी वो 2 हाइड्रोजन्स की सिचुएशन आएगी, दिस वन। और 2 हाइड्रोजन्स की अगर सिचुएशन आएगी तो सर्टेनली ये कार्बन एटम एसिमेट्रिक नहीं, तो ये तो किसी भी सूरत में आंसर नहीं हो सकता। अब हम प्रोपेन के 2 जो डेरिवेटिव्स यहाँ पर बताए गए हैं उन दोनों को देख लेते हैं। फर्स्ट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, इट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसके अंदर हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि ये 2 ग्रुप्स तो डिफरेंट है, लेकिन ये 2 ग्रुप्स सेम है, राइट? तो ये भी एसिमेट्रिक ना होकर के सिमेट्रिक की कैटेगरी में है या एकायरल है। फोर्थ केस जब हम देखते हैं 2 ब्रोमो प्रोपन 2 ऑल, यानी इस H की जगह इस कंपाउंड में OH लगता है। अभी भी क्योंकि दोनों CH3 मौजूद है तो अभी भी ये वास्तव में एसिमेट्रिक नहीं है, ठीक? और ये क्योंकि सिमेट्री की कंडीशन को पूरा कर रहा है तो ना तो ये कायरल हो सकता है ना ये कायरल हो सकता है। दैट सिंपली मीन्स 2 ब्रोमोब्यूटेन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछले क्वेश्चन से मिलता हुआ है, जहां हमने कायरल की बात की या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज की बात की, यहाँ वही आइसोमेरिक की फॉर्म में यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सवाल है। दिस इज द कंपाउंड, ये कंपाउंड गिवन है और ये पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शंस हैं, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के आइसोमेरिक? इस पर्टिकुलर कंपाउंड में आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये 3D स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिए, ये जो डेफिनेट बॉन्ड दिया हुआ है, फिल्ड बॉन्ड, ये वास्तव में आपकी तरफ डायरेक्टेड है। ये जो आपको डॉटेड बॉन्ड दिया हुआ है ये आपसे दूर की तरफ डायरेक्टेड है, और ये जो दोनों बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये वास्तव में जो प्लेन है इस पर्टिकुलर स्क्रीन जो आप देख रहे हैं या पेज का जो प्लेन है उसमें है, राइट? तब जो सिचुएशन है वो क्या है कि आपको सेम बॉन्ड्स पे लगे हुए ग्रुप्स को देखना है। अगर उनके ओरिएंटेशन में कोई चेंज होता है देन सर्टेनली वहां पे आपको आइसोमेरिक कंडीशन मिलेगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जब आप CH3 और C2H5 की पोजीशन इस केस में देखते हैं और CH3 और C2H5 की पोजीशन इस केस में देखते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो यहाँ ये जो कंडीशन है ये आइसोमेरिक कंडीशन है, राइट? ये दोनों एक दूसरे के अगर हम बात करेंगे तो इनएंशियोमर्स है, राइट? बाकी केसेस में जो ओरिएंटेशन है, क्योंकि इसको पूरा बदल दिया गया है इसलिए इन केसेस में पॉसिबिलिटी नहीं है आइसोमेरिज्म, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड C3H6Cl2 आर। 2, 4, 6 या 8, राइट? अब जो आइसोमर्स हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे जो वो पूछ रहे हैं, राइट? और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर होंगे तो देख लेते हैं इनको। ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा और ये तीसरा कार्बन एटम, ठीक? अगर आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड को कंपेयर करेंगे तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है, और एल्केन में भी अगर हम बात करेंगे तो प्रोपेन है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं C3H8 से। इसके 2 हाइड्रोजन्स हटा के 2 Cl, राइट? तो आप देख सकते हैं ये Cl की जो पोजीशनिंग है ये आइसोमर्स बताएगी आपको। देखिए Cl, अगर हम इस कार्बन एटम को 1, इसको 2, इसको 3 माने,
या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इसको 1, इसको 2, इसको 3 माने, सिर्फ 1 और 3 की पोजीशन चेंज होगी, 2 सेम रहेगा इन बोथ द केसेस। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 या 3 इससे दोनों के दोनों हैलोजेंस यानी Cl लगे, ठीक है। तो एक आइसोमर ये हो सकता है, दूसरा आइसोमर ये हो सकता है, दैट मीन्स इसको हम दोनों केसेस में बोलेंगे 1-1 आइसोमर, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है 1-2 आइसोमर का, यानी एक हैलोजन यहां लगा हो और एक हैलोजन यहां लगा हो, ठीक। तीसरा केस हो सकता है 1-3 आइसोमर का, दैट मीन्स एक हैलोजन यहां लगा हो और एक हैलोजन यहां लगा हो, राइट। और फोर्थ केस जो पॉसिबल है दैट इज ऑफ 2-2 आइसोमर, यानी दोनों जो हैलोजेंस हैं वो यहां पे। ये 4 पॉसिबिलिटीज इस केस में आपको दिखाई देंगी, दैट मीन्स जो कंपाउंड है इसके 4 आइसोमर्स पॉसिबल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन? ये रिएक्शन है, ठीक। आपके ऑप्शंस ये रहे, सैंडमायर, गैटरमैन, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स। अब एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ये दोनों रिएक्शंस तो यहाँ पे नहीं है। ये जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है, अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 CH2 CH2I, दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ठीक। दैट मीन्स ब्रोमो डेरिवेटिव से आयोडो डेरिवेटिव बन रहा है, ठीक है। और ब्रोमो डेरिवेटिव से आयोडो डेरिवेटिव बनने के लिए या ब्रोमो और क्लोरो डेरिवेटिव से फ्लोरो डेरिवेटिव बनने की 2 रिएक्शंस हैं, जिसमें से एक आपको यहां दिखाई दे रही है और दूसरी नीचे, ये C&D। तो सर्टेनली अगर आपको ध्यान हो, स्वार्ट्स रिएक्शन जो है वो फ्लोरो डेरिवेटिव बनाती है और फिंकलस्टीन रिएक्शन के थ्रू आप आयोडो डेरिवेटिव बनाते हैं। दैट मीन्स fourth option is, oh sorry, third option is the correct option in this particular case, right। next question पे चलते हैं। the order of reactivity of following alcohols with halogen acids is, आपको 3 ABC अल्कोहल्स दिए हुए हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है, राइट, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इन हैलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हैलोजन एसिड्स के लिए, यानी कौन हैलोजन एसिड से आसानी से रिएक्ट करेगा और कौन देरी से रिएक्ट करेगा। आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो टर्शरी है ये तेजी से रिएक्ट करते हैं और प्राइमरी ये सबसे धीरे रिएक्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में ये स्लोएस्ट रिएक्टिविटी दिखाते हैं और ये फास्टेस्ट रिएक्टिविटी दिखाते हैं। अगर आपको याद हो, आपने लुकास टेस्ट पढ़ा हो, तो टर्शरी जो अल्कोहल्स हैं ये लुकास टेस्ट इमीडिएटली इसमें पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, जबकि प्राइमरी बहुत देर में, राइट। तो ये ऑप्शंस आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड देख लेते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये 3 कंपाउंड्स आपको गिवन है, राइट। अगर आप इन कंपाउंड्स को देखेंगे तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स की जब बात करते हैं, राइट, तो आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा याद रखना है, एंड दैट इज जो ब्रांचिंग है
ये सरफेस एरिया से रिलेटेड है, राइट। और सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो ये सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। किस तरह से रिलेटेड है? अगर आप देखेंगे तो ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। दैट मीन्स जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी सरफेस एरिया उतना ही कम होगा, राइट। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा, ठीक है। तो अगर इन तीनों केसेस में देखें तो ये जो बीच वाला केस आपको दिखाई दे रहा है, जो नॉर्मल एल्काइल हैलाइड है जिसके अंदर नॉर्मल चेन आपको दिखाई दे रही है, इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। और इसका सरफेस एरिया अगर सबसे ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा, ठीक है। जो चार ऑप्शंस आपको गिवन है, इट इज द ओनली ऑप्शन जिसमें ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है कि सेकंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट दिया, ठीक है। दूसरा चेक करने का तरीका है जो थर्ड है, इसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है। ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है दैट मीन्स इसका सरफेस एरिया सबसे कम है। अगर सरफेस एरिया सबसे कम है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ये भी यहां पर गिवन है। दैट मीन्स जो ऑप्शंस गिवन है इसमें थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। Which of the following alkyl halides have maximum density? अब जो डेंसिटी है, डेंसिटी देखने के लिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज C3H7I यानी प्रोपाइल आयोडाइड, सेकंड वन इज इथाइल आयोडाइड, थर्ड वन इज प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड फोर्थ वन इज मिथाइल आयोडाइड, राइट। अब डेंसिटी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेंसिटी जो रिलेटेड है वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गई, और स्ट्रक्चर जिसका ज्यादा छोटा होगा वहां इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहेगी कि डेंसिटी सबसे ज्यादा। अब स्ट्रक्चर में दो हिस्से हैं, वन इज द हेलोजन एटम, राइट, और दूसरा एल्काइल। डेंसिटी के लिए ये दोनों ही जरूरी है। अगर हेलोजन एटम का केस लें तो हेलोजन एटम ये साइज में लार्जेस्ट होना चाहिए, और एल्काइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये साइज में स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस मीट आउट होती हैं तो जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कंपाउंड की मैक्सिमम हो। अब इन चारों में हम ये कंपेयर कर लेते हैं। इन चारों में अगर हम देखते हैं तो स्मॉलेस्ट जो एल्काइल ग्रुप है दैट इज CH3, इट इज स्मॉलेस्ट। और अगर हम हेलोजन की बात करते हैं तो ये तीन केसेस ऐसे हैं जिनमें हेलोजन एटम लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा है, राइट। सो अगर हम कंपेयर कर ही रहे हैं तो इन तीनों में ए, बी और डी में हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो कंडीशन हम चाहते थे वो कंडीशन डी में मीट आउट हो रही है। दैट मीन्स जो मैक्सिमम डेंसिटी हमें दिखाई देगी among the given alkyl halides that will be in methyl iodide, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे ये फंडा, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है। डाइपोल मोमेंट आप जानते हैं, पोल आप जानते हैं, राइट। पोल लिटरली मीनिंग जो पोल का होता है दैट इज ऑपोजिट एंड्स, राइट। सो यहां अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो चार मॉलिक्यूल्स गिवन है, टॉल्वीन है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, राइट। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो ये टॉल्वीन है,
CH3, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, अकॉर्डिंगली ये बेटा डाइक्लोरोबेंजीन है और ये पैरा डाइक्लोरो, राइट। जो ऑप्शंस गिवन है दैट इज दिस वन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां अगर हमें अंदाजा हो कि किस केस में लार्जेस्ट और किस केस में स्मॉलेस्ट डाइपोल मोमेंट होगा तो शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, राइट। ये चारों जो कंपाउंड्स हैं इनमें दिस पर्टिकुलर वन, जहां पे ये जो डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, दिस पर्टिकुलर वन, इसका डाइपोल मोमेंट है 0। ये हो गई पहली चीज, राइट। ये फोर्थ पोजीशन पे गिवन है, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक। इन तीन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब हम लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं, जो बाकी बचे हुए तीन केसेस हैं अगर हम देखें तो दिस इज द केस जहां डाइपोल मोमेंट लार्जेस्ट होगा, जो आप वेक्टोरियल सम भी लगाएं अगर, ये दो वेक्टर्स हैं, इनका वेक्टोरियल सम जहां 120 डिग्री का एंगल आपको दिखाई दे रहा है, और ये दो वेक्टर्स, इनका वेक्टोरियल सम जहां 60 डिग्री का एंगल नियर अबाउट आपको दिखाई दे रहा है। इनको जब आप कंपेयर करते हैं तो ये आपको ज्यादा वेक्टोरियल सम वाला सिचुएशन मिलता है, या हम थियोरेटिकली अगर बात करें तो जो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है ये लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट रखेगा। CH3 की वजह से थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट इसका होगा, तो जो फर्स्ट है ये सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए, इन दोनों केसेस में है, दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब रह गया जो खेल है वो सेकंड और थर्ड का है। इसमें सेकंड, जैसा मैंने आपको बताया, इसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम है, दैट मीन्स दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जो आपको यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज द लास्ट वन इन द सीरीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ये लास्ट सवाल है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड लीस्ट सॉल्युबिलिटी इन अ गिवन सॉल्वेंट, राइट। आपके ऑप्शंस हैं क्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक। इन तीनों के स्ट्रक्चर्स आप पिछले क्वेश्चन में देख करके आए हैं, इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता है, ये क्लोरोबेंजीन, राइट। तो आप इन चारों कंपाउंड्स में जब देखेंगे तो इट इज द पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जिसके अंदर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से आपको जो पैकेजिंग है वो सबसे सही मिले, राइट। यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आसानी से पैक हो सकते हैं, और अगर आसानी से पैक हो सकते हैं तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं ये मैक्सिमम, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस अगर मैक्सिमम होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट, और अगर मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस मैक्सिमम है, तो किसी भी गिवन सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी है इस कंपाउंड की वो कंपैरेटिवली लेस है, ठीक है जी। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला, दिस इज द क्वेश्चन, द एल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, राइट। ये आपके ऑप्शंस हैं, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, नियोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन एंड आइसोपेंटेन,
ये सवाल अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो तरह की डिफिकल्टीज किसी नॉर्मल स्टूडेंट को आएगी। पहला, ये आइसोमर बनाने से रिलेटेड है। सेकेंडली, जो कंपाउंड्स, जो ऑप्शंस गिवन है, इसमें से एक कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम और बाकी के कॉमन नेम्स दे रखे हैं। तो जिसको इन कॉमन नेम्स और आईपीएससी नेम्स का आइडिया है, प्लस जो आइसोमर बना सकता है, वो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। लेट अस सी। जो पहला कंपाउंड दिया है दैट इज 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसको जब हम देखते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये हमने पहला ग्रुप लगा दिया, ये दूसरा ग्रुप लगा दिया, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। दिस इज CH3। अब जो नियोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन है, ये तीनों नेम्स जो है ये कॉमन नेम्स है, ये आईयूपीएससी नेम्स नहीं है, राइट। दैट मीन्स कि यहाँ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं। नियोपेंटेन, इट इज दिस कंपाउंड CH3, C, CH3, CH3, CH3। दिस इज नियोपेंटेन, राइट। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 5, जिसमें नियो पोजीशन पर 2 चेन लगी, राइट, या ब्रांच लगी। नॉर्मल पेंटेन, इट इज दिस वन, CH3, CH2, 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 CH3, and isopentane is this compound CH3, CH, CH3, CH2, CH3। ये चारों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर देखिए। आप जब इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस विल बी द कंपाउंड। ये कंपाउंड आपको ऐसा दिखाई देगा कि जिसमें आप मोनो हेलोजन डेरिवेटिव की जहां बात कर रहे हैं या मोनोक्लोरिनेशन की जहां बात कर रहे हैं, वहां Cl आप चाहे इस कार्बन एटम से लगाइए, चाहे इससे लगाइए, चाहे इससे लगाइए, चाहे इससे लगाइए, इन सभी केसेस में अगर सिर्फ एक Cl लगाना है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा। Cl यहां तो लग ही नहीं सकता है, इस कार्बन एटम से Cl लग नहीं सकता, राइट। और बाकी बचे हुए जो 4 कार्बन एटम्स हैं उनकी पोजीशन सेम मानी जाएगी, वो 1 मानी जाएगी, राइट। सो इन ऑल द केसेस इस पर्टिकुलर कंपाउंड से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH2, Cl, C, CH3, 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 राइट। बाकी सारे केसेस में एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनेंगे। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following alkyl halides would undergo SN1 reaction most readily? यानी सबसे आसानी से SN1 रिएक्शन कौन दिखाएगा? 4 कंपाउंड्स आपको दिए हैं, राइट। और यहां जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हेलोजन का है। जो एल्काइल ग्रुप है इन चारों कंपाउंड्स में दैट इज सेम। दैट मीन्स आपसे जो सवाल पूछ रहा है वो सवाल सिर्फ और सिर्फ आपसे ये जानने के लिए पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या आप ये जानते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज है इन 4 कंपाउंड्स में वो कैसा है। क्योंकि SN1 रिएक्शन की बात कर रहा है, दैट सर्टेनली मीन्स कि कार्बोकैटायन बनेगा। और कार्बोकैटायन किस केस में आसानी से बनेगा ये आपको देखना है। मीन्स कार्बन हेलोजन बॉन्ड जिस केस में वीकेस्ट होगा वो सबसे इजीली SN1 रिएक्शन देगा। और कार्बन हेलोजन बॉन्ड का जब हम ट्रेंड देखते हैं तो ये ध्यान रखिए, कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है।
क्योंकि दोनों का साइज लगभग बराबर है और कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है ये वीकेस्ट है, राइट? क्योंकि इसका साइज, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है और कार्बन का साइज छोटा है, राइट? दैट मीन्स अगर हम कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात करेंगे तो CF बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, CI बॉन्ड वीकेस्ट है, ये दोनों बीच में आते हैं, नॉर्मल ट्रेंड है। और उस पर्टिकुलर हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो आपको डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस डी ऑप्शन में SN1 रिएक्शन सबसे आसानी से हो। तो आप से इस सवाल को अगर आप ध्यान से सुनेंगे या देखा है आपने तो दो फायदे होंगे आपको। अगर कार्बन हेलोजन ट्रेंड की बात पूछी जाए बॉन्ड ब्रेकेज की तो वो आइडिया हो गया। दूसरा, इन चारों में कौन सा इजीली SN1 रिएक्शन देगा वो आइडिया आपको, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तीन रिएक्शंस दी हुई है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। ये कंपाउंड है सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट से ये जो फर्स्ट रिएक्शन हो रही है ऐसा कंपाउंड, राइट? इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से जो ये सेकंड रिएक्शन हो रही है ऐसा कंपाउंड बन रहा है और इनको नाम दिए गए हैं A और B, ठीक है? जो थर्ड रिएक्शन है इसमें A और B दोनों बन, इसमें सिर्फ A बन रहा है, इसमें सिर्फ B बन रहा है और इसमें A और B दोनों बन रहे हैं। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन नॉर्मल सा सवाल है। नेम द टर्म्स एसोसिएटेड विद कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसेस विजिबल इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिव, राइट? ये आपके ऑप्शंस हैं। देखिए यहां पे आपको स्ट्रक्चर यानी कॉन्फ़िगरेशन और प्रोसेस जो हो रहा है उन दोनों को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप देखेंगे ध्यान से इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर और इनका स्ट्रक्चर, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम, ध्यान से अगर देखें एग्जैक्टली सेम है। C2H5 इस बॉन्ड से लगा हुआ है ऊपर की तरफ, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है और ये X की जगह Y ग्रुप लगा है लेकिन दोनों की पोजीशनिंग सेम। तो इन दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, राइट? दैट मीन्स जो फर्स्ट प्रोसेस में आपको दिखाई दे रहा है कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चेंज, दैट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज देयर फर्स्ट प्रोसेस। दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शंस तो यहाँ रूल आउट हो, राइट? अब हम सेकंड प्रोसेस को देख लेते हैं। द सेकंड प्रोसेस में जब हम देखते हैं तो देखिए हमें जो दिखाई पड़ रहा है X और Y की पोजीशन देख लीजिए, हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन देख लीजिए, CH3 का ओरिएंटेशन देख लीजिए। ये ओरिएंटेशन आपको बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट मिलेगा। अगर इधर आप देख रहे हैं तो X इस डायरेक्शन में है, इधर देख रहे हैं Y इस डायरेक्शन, ठीक? इधर आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में है तो इधर देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन। ठीक इसी तरीके से CH3 इस डायरेक्शन में है तो यहाँ CH3 इस डायरेक्शन में, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई पड़ रहा है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो रिएक्शन हो रही है वहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है, जबकि यहाँ जो सेकंड ऑप्शन ये जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर रेसमाइजेशन दिखाई, यहां से हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे जो तीसरी चीज है दैट इज द प्रोसेस रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, राइट? और रेसिमिक मिक्सचर की अगर आप बात करेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर के अंदर इक्वी मोलर क्वांटिटीज ऑफ A एंड B होना चाहिए, यानी A और B के इक्वल मोल्स होने चाहिए तब रेसिमिक मिक्सचर बने।
राइट, जिसको आप रेसिमाइजेशन बोले। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो साइनाइड है ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करता है, राइट। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इट एक्ट्स एज a stronger nucleophile in aqueous media, राइट। ये आपके ऑप्शन है। एक्वस मीडिया में इसके बिहेवियर की बात है, राइट। इट हैज सेम स्ट्रेंथ at both the ends. It depends upon the nature of alkyl halides. It will act as a stronger nucleophile from its nitrogen end. And the fourth option is it will act as a stronger nucleophile from its carbon. अब देखिए साइनाइड को देख लेते हैं, CN-, कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज है, राइट। ये कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की तरफ से अटैच हो सकता है, ठीक। लेकिन नॉर्मली जो चीज दिखाई पड़ेगी जब ये आयनिक फॉर्म में होता है तो ये कार्बन की तरफ से अटैच होता है। रीजन क्या है कि कार्बन कार्बन बॉन्डिंग जो है, दिस कार्बन कार्बन बॉन्डिंग इज स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो कंपैरेटिवली वीक होती है, राइट। सो जो डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम रेसिमिक मिक्सचर की एक क्वेश्चन पहले बात करके आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव रेसिमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH- आयन। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको जो बात हो रही है वो SN1 वर्सेस SN2। अगर आपको ये पता है SN1 और SN2 में किस तरीके के डिफरेंसेस हैं या स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं, 3 कंपाउंड्स हैं, ठीक। अगर इसे आप देखेंगे तो ये 2 डिग्री ब्रोमाइड है, CH3CH C2H5Br। ये 3 डिग्री ब्रोमाइड है और ये जो है ये 1 डिग्री, राइट। अब रेसिमिक मिक्सचर SN1 या SN2 में से किस केस में मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसा मैं कह रहा हूं, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने पढ़ा हुआ हो SN2 रिएक्शन में वाल्डन्स इन्वर्जन होता है, राइट। यानी अगर आप एक इनेंशियोमर लेते हैं तो उसके अपोजिट इनेंशियोमर बन जाता है, पूरा का पूरा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो इनवर्स हो जाती है, राइट। वहीं अगर आप SN1 की बात करते हैं तो इसके अंदर 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन की संभावना, जो पॉसिबिलिटीज है वो 50-50%। यानी इन द केस ऑफ SN1 रिएक्शंस दोनों तरह के आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है और इसीलिए वहां पर इक्विमोलर मिक्सचर यानी रेसिमिक मिक्सचर बनता है। अब इसके ऑप्शंस अगर हम देख लें तो हमारी समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम क्या बात करना चाह रहे हैं, राइट। दो चीजें यहां पे आपको ध्यान रखनी है, SN1 SN2 तो है ही है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि किस केस में एनेंशियोमर बनने की पॉसिबिलिटी है, वो भी एक जरूरी फैक्टर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर कट वे में एक चीज दिखाई पड़ेगी। देखिए कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर अगर आप एनालाइज करेंगे तो स्ट्रक्चर में आपको ये जो कंपाउंड्स हैं इनके स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ेगा। जो पहला कंपाउंड है ये तो इनेंशियोमर बनाने की पॉसिबिलिटी रखता है। इसका जो बीच वाला कार्बन एटम है, ये देखिए, ये कार्बन एटम, इससे जुड़ा इधर हाइड्रोजन, इधर जुड़ा Br, यहाँ पे अटैच्ड है C2H5,
and here it is CH3. तो ये कार्बन एटम इसका एसिमेट्रिक है इस पर्टिकुलर कंपाउंड। यहां आपको सिमेट्री दिखाई दे रही है पूरी तरह से, दो ग्रुप्स एक जैसे। और इस पर्टिकुलर केस में जब आप देखते हैं तो एक ट्रिक छोटी सी इस्तेमाल की गई है। जो कार्बन इन क्वेश्चन है दैट इज दिस वन। स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि जहां ये पर्टिकुलर हिस्सा बिल्कुल भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा जहां तक स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन की बात है, राइट? यानी ये एज इट इज स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये कार्बन एटम अगर आप देखें तो दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम इज 1 डिग्री कार्बन एटम जिससे 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, यानी ये भी सिमेट्रिक। That means out of these 3 compounds, only this particular compound, the first compound, have the possibility to form an enantiomer. यानी सिर्फ और सिर्फ यही स्टीरियोकेमिस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी इसके कॉन्फ़िगरेशन से enantiomers हमें दिखाई दे सकते हैं। बाकी दोनों केसेस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। That means A option is the correct option for this particular question, right? Let us move on to the next question. ये next question है, आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा सा दिखाया हुआ है, और अभी तक का लगभग रीकैप आप इसके थ्रू कर सकते हैं, राइट? SN1 reaction, chemicals in fire extinguishers, bromination of alkenes, alkylidene halides और elimination of HX from alkyl halide। ये 5 अलग अलग कंसेप्ट्स एक कॉलम में दिए गए हैं, और इनसे कनेक्ट करने के लिए विसनल डाइब्रोमाइड्स, जेम डाइहैलाइड्स, रेसिमाइजेशन, सेडजेफ रूल और क्लोरोब्रोमो कार्बन्स दिए गए हैं। जो ऑप्शंस हैं आपके वो ये रहे, राइट? अब ये ऑप्शंस देखने के बाद ये क्वेश्चन इतना इजी हो जाता है जिसमें आपको सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ ये याद है। SN1 रिएक्शन से रेसिमाइजेशन कनेक्टेड है, तो बाकी सारा काम आपका खत्म हो जाता है। इट इज द ओनली ऑप्शन जहां आपको ये मैच दिया हुआ है, बाकी केसेस में नहीं, राइट? बाकी चीजों को हम मिला लेते हैं, हमें पता लग जाता है। बी, केमिकल्स इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये क्लोरोब्रोमोकार्बन्स के लिए कहा गया है 5, राइट? ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है, विसनल डाइहैलाइड्स बनेंगे इसमें, दिस इज फर्स्ट वन। एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स, ये जेम डाइहैलाइड्स होते हैं, हमने शुरुआत में डिस्कस किया है। और एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये सेडजेफ रूल से कनेक्टेड है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट? लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स फॉलो। एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स में कौन सा मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का? SN1 या SN2, या दोनों मैकेनिज्म्स होते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, या दोनों मैकेनिज्म्स साइमल्टेनियसली? अब एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स का स्ट्रक्चर तो आपको पता है। एलाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, और बेंजाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर है दिस वन, बेंजीन की रिंग, इससे जुड़ा हुआ CH2 और X। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों स्ट्रक्चर्स लगभग एक जैसे हैं, एटलीस्ट हैलोजन जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो सेम है। CH2X इसमें भी है, CH2X इसमें, राइट? जो खास बात है यहां पर वो ये है कि आप जैसे ही ये हैलोजन हटाएं, ये हैलोजन जब हटेगा
तो यहाँ कार्बोनियम आयन बनेगा, और जो कार्बोनियम आयन यहाँ पे बनेगा वो बहुत स्टेबल कार्बोनियम है। तो कार्बोनियम आयन, और वो भी बहुत स्टेबल कार्बोनियम आयन बनने की वजह से ये दोनों कंपाउंड्स SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। यहां ट्रांजिशन स्टेट बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। C6H5Br on reaction with aqueous sodium hydroxide, it follows whether SN1 mechanism or SN2 mechanism, or both the mechanisms in different conditions, and reaction difficult to exist, right? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अधिकतर स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक कर जाते हैं। C6H5Br को जब हम देखते हैं, या बेंजीन रिंग से जब कोई हैलोजन लगा होता है, ये कंडीशन है, राइट? जो हैलोजेंस के लोन पेयर हैं वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, यानी अगर हम बात करें तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है, ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड यहाँ लोन पेयर के कॉन्जुगेशन के आने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रखता है, ठीक है? लोन पेयर कॉन्जुगेशन में अगर चला गया तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, और इसकी रेस्पेक्ट में ये जो 3 पोजीशंस आपको दिखाई दे रही हैं, जिनको हम 2, 4, 6 बोलते हैं, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज, राइट? पार्शियल डबल बॉन्ड जब यहाँ पे आ जाए तो इस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है, और बॉन्ड को ब्रेक करना अगर डिफिकल्ट हो जाएगा तो सर्टेनली वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल से, ठीक है? तो यहाँ ना तो SN1 मैकेनिज्म होगा ना SN2 मैकेनिज्म होगा, रिएक्शन डिफिकल्ट टू एक्सिस्ट वाली सिचुएशन होगी। इनफैक्ट जो एराइल हैलाइड्स होते हैं, इनमें अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कराने हैं तो हमको ड्रास्टिक कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, और वो ड्रास्टिक कंडीशंस 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी, राइट? तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आपके पास आ सकता है। सीधा आ सकता है कि एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है या नहीं होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि एराइल हैलाइड्स में जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड, इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अगर होगा तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, डिफरेंट रिएक्शंस दी हुई हैं, राइट? और उनसे रिलेटेड मैचिंग आपको करनी है, ठीक है? अगर आप देखेंगे, ये जो फर्स्ट रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, जहां जो एराइल हैलाइड है ये एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके ये बेंजीन का होमोलोग बना रहा है, एल्काइल डेरिवेटिव, ठीक है? ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, ये वुड्स-फिटिग रिएक्शन, ठीक है? ऑप्शंस में देख सकते हैं, देखिए फिर आसानी हो गई। ये जो ए है ये सेकंड से कनेक्टेड है, सिर्फ एक ऑप्शन, दैट इज दिस वन, ठीक? दूसरा केस फिटिग रिएक्शन का है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देन द थर्ड केस ऑफ कोर्स ये सैंडमायर रिएक्शन का है, और फिंकलस्टीन रिएक्शन हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो ये चारों के चारों वेरीफाई हो जाते हैं। डी का थर्ड ये आपको दिखाई दे रहा है, सी का फोर्थ आपको दिखाई दे रहा है, देन अकॉर्डिंगली सेकंड एंड फर्स्ट। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चारों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि इनको थोड़ा सा ध्यान में दिमाग में रखेंगे। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग, फिटिग रिएक्शन, 3 रिएक्शंस हैं जो मोर और लेस सेम बेसिक्स पे हैं। सोडियम इन ड्राई ईथर तीनों में रिएजेंट है,
जो डिफरेंस है वो यहां पर आता है। अगर आप सिर्फ एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, ठीक, तो उस पर्टिकुलर केस में द रिएक्शन इज वुड्स। अगर आप एल्काइल हैलाइड के साथ एराइल हैलाइड ले रहे हैं, देन द रिएक्शन इज वुड्स फिटिक, और सिर्फ एराइल हैलाइड ले रहे हैं, देन द रिएक्शन इज फिटिक रिएक्शन, राइट? दिस यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रिएक्शन आपको दी जा रही है, दिस इज द रिएक्शन। इसमें पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या होंगे या प्रोडक्ट क्या होगा। वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज prop 1ene, the second one is but 1ene, third is but 2ene, and fourth both B and C। ये जो कंपाउंड है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड पर एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन क्या है। ध्यान रखिए, KOH दो टाइप का है, एक एक्वस KOH, ये बिल्कुल दिमाग में रखिए, डीहेलोजिनेशन पर। डीहेलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हैलोजन, राइट? दूसरा जो KOH का टाइप है, दैट इज अल्कोहल, यानी KOH को अल्कोहल में डिसॉल्व किया हुआ है या KOH को पानी में डिसॉल्व किया हुआ है। जो अल्कोहलिक KOH है, मीन्स जो अल्कोहल में डिसॉल्व किया हुआ है, जैसा यहाँ ये रीजेंट है, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, राइट? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ HX, ये HX रिमूव करेगा। नॉर्मली इस तरीके का जो एलिमिनेशन है, ये बीटा एलिमिनेशन होता है, यानी जिस पर्टिकुलर कार्बन एटम से X जा रहा है, उसके बगल वाले कार्बन एटम्स को, जिनको आप बीटा कहते हैं, उनसे हाइड्रोजन जाएगा। यहाँ पे दो चीजें फॉलो होंगी, एक तो सेट्जेफ रूल फॉलो होगा, राइट, जिसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन सकते हैं उसका आइडिया आपको लगेगा। देखिए, Br अगर यहाँ से रिमूव होता है तो H या तो यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा, ठीक है? अगर H यहाँ से निकलता है, इस पर्टिकुलर केस में जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH, दिस, इसको आप ब्यूट 1ene, राइट? एंड द सेकंड वन, अगर इस पर्टिकुलर कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव होता है, देन द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यानी ब्यूट 2, ठीक है? अब ये दोनों प्रेजेंट होंगे या नहीं प्रेजेंट होंगे, अगर ये हमें सोचना है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो सर्टेन सी बात है दोनों प्रेजेंट होंगे। और सेट्जेफ रूल अगर आपको पता हो या याद हो, तो व्हेन अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, देन हाइड्रोजन will be removed from that carbon atom containing less number of hydrogens, यानी poor becomes poorer, जो गरीब है वो और गरीब है। इन दोनों में हाइड्रोजन किसमें कम है? इस पर्टिकुलर कार्बन एटम में हाइड्रोजन कम लगे हुए हैं, देन सर्टेनली ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है ब्यूट 2ene, ये मेजर प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का, और ब्यूट 1ene माइनर प्रोडक्ट मिलेंगे दोनों। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट? लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लोब्यूटेन जब रिएक्ट कर रहा है Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड द प्रोडक्ट जो बना है उसकी फिर सोडियम मेटल से इन ड्राई ईथर में अगर हम रिएक्शन कराएं, तो फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होंगे? ये चार प्रोडक्ट्स आपको गिवन है। साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन जब Cl2 से रिएक्शन करेगा डिफ्यूज्ड सनलाइट में, राइट, तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा दैट इज दिस, ये Cl है। और
ये प्रोडक्ट जब सोडियम से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और ड्राई ईथर, तो ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा इन दिस, साथ में निकल जाएगा ट्वाइस Cl. So the final answer of the reaction is this one. ये रिएक्शन आप जानते हैं, इट इज वुड्स रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन। ठीक है जी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दी हुई है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड पे सबसे पहले KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम ये डाला जाता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और इसके बाद इसकी सोडा लाइम से रिएक्शन कराई जाती है या इसको सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन, सेकंड 1,2-डाइब्रोमोबेंजोइक एसिड, थर्ड 1,3-डाइब्रोमोबेंजीन, and fourth 1,3-डाइब्रोमोबेंजोइक एसिड। अब समझना पड़ेगा कि क्या क्या रोल्स इन रीजेंट्स के हैं। जो KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में है वो CH3 को कन्वर्ट करेगा COO- K+, यानी ऑक्सीडाइज कर देगा CH3 को एल्कलाइन मीडियम में। दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक, यानी पहली रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस वन। ये फर्स्ट रिएक्शन के बाद का प्रोडक्ट है COO- K+, साथ में Br और एक Br ये। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा सेकंड रिएक्शन में। जब हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो COOK है ये COOH में बदल जाए, यानी जो बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है COOH, ये Br, ये Br, ये आपको मिल जाए, राइट। और इस कंपाउंड को जब हम सोडा लाइम के साथ हीट करें, जो थर्ड लिखा है NaOH/CaO, तो इस कंपाउंड का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, इससे CO2 निकल जाएगा, और CO2 जब निकल जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड। यहां लगा रह जाएगा सिर्फ H, यहां लगा है Br, यहां लगा है B। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसे फर्स्ट कार्बन एटम माने, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये है 1,3-डाइब्रोमोबेंजीन, right? That means C option is correct for this particular reaction. ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सिंपल से छोटे छोटे से असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। असर्शन दिया हुआ है यहाँ पर, फास्फोरस क्लोराइड are not preferred over thionyl chloride for the preparation of alkyl chlorides from alcohols। यानी एल्कोहल से अगर एल्काइल क्लोराइड्स को बनाना है तो फास्फोरस के क्लोराइड्स कौन से हैं? PCl3, PCl5, ये फास्फोरस के क्लोराइड्स हैं। इनको प्रेफर नहीं किया जाता, थाइनिल क्लोराइड यानी SOCl2 को प्रेफर किया जाता है, राइट। रीजन यहां पे दिया है, फास्फोरस क्लोराइड्स अनेबल टू गिव प्योर एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो यहां जो ऑप्शंस आपको देखने हैं, ये देखिए 4 ऑप्शंस हैं जो नॉर्मल वे में इसके आगे के सभी क्वेश्चंस में कैरी ऑन करेंगे। पहला, अगर ऑप्शन ए आपको लगाना है तो उस केस में जो कंडीशन होनी चाहिए दैट इज असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो असर्शन,
दूसरा, अगर बी ऑप्शन लगाना है तो एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट तो हों, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। थर्ड, एसर्शन करेक्ट हो लेकिन रीजन इनकरेक्ट हो, और फोर्थ, एसर्शन इनकरेक्ट हो लेकिन रीजन करेक्ट हो। अब आप इसको जब देखते हैं तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें आपको एक अपोजिट सी फील आती है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि फास्फोरस के क्लोराइड्स को प्रेफर ही नहीं करते ओवर थायनिल क्लोराइड, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो फास्फोरस के क्लोराइड्स हैं ये अनेबल टू गिव प्योर एल्काइल हैलाइड्स, राइट। ये दोनों बातें सही हैं, ठीक। और अगर हम वास्तव में देखें, दिखने में बड़े अलग से सेंटेंसेस लिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, बट ये एक रियलिटी है। जब हम SOCl2 लेते हैं तो जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनता है SO2 और HCl। ये दोनों ही गैसियस फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर से अलग हो जाते हैं, तो हमें प्योर एल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं, राइट। और ये प्योर एल्काइल हैलाइड्स हमें PCl3 या PCl5 के केस में नहीं मिलते, राइट, क्योंकि वहां पे जो एडिशनल कंपाउंड्स बनते हैं वो H3PO3 या POCl3 प्लस HCl बनता है, ठीक है। PCl3 के केस में H3PO3, PCl5 के केस में ये दोनों कंपाउंड्स बनते हैं, और ये एल्काइल हैलाइड से इजीली अलग नहीं हो पाते, यानी हमें प्योर एल्काइल हैलाइड्स नहीं मिल पाते, इसलिए हम थायनिल क्लोराइड को प्रेफर करते हैं। तो सर्टेनली ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल और छोटा सा सवाल है। KCN reacts with methyl chloride to give methyl isocyanide। जो साइनाइड है ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट दिखाई देगा, राइट। ऑप्शंस आपके वही हैं चारों, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में देखते हैं तो ये जो एसर्शन है ये इनकरेक्ट। रियल सेंस में जब कभी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN से करवाई जाए तो वहां पे जो मेजर पार्ट बनेगा दैट विल बी ऑफ RC, राइट, along with the liberation of KX। वहां RNC नहीं बना। अगर RNC आपको बनाना है, यानी आपको RX से अगर आइसोसाइनाइड बनाना है तब आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी AgCN के साथ। AgCN के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट जो है दैट विल बी एल्काइल आइसोसाइनाइड, राइट। तो सर्टेनली यहाँ पे जो रीजन है कि साइनाइड एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, दैट इज करेक्ट, बट असर्शन इज इनकरेक्ट, ठीक। दैट मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। SN2 mechanism is associated with racemization. In SN2 mechanism, the nucleophile attaches itself on opposite side to the halogen atom। अगर आप यहां भी देखेंगे तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि it is not the SN2 mechanism, it is basically the SN1 mechanism which is associated with racemization। That means this particular statement is incorrect। जबकि जब हम दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये बात एकदम सही है। अगर आप SN2 मैकेनिज्म को देखते हैं तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उस ट्रांजिशन स्टेट में रियल में जो अटैक है वो बैक अटैक होता है। यानी अगर ऐसा कंपाउंड आपने लिया है, ये सपोज इधर हेलोजन लगा हुआ है, ये दो हाइड्रोजन्स हैं, OH- का अटैक जब आप कराएंगे तो वो अटैक हमेशा बैक से होगा, बैक अटैक होगा, तभी ट्रांजिशन स्टेट बन पाए।
और जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो यहाँ पर ऐसी, इनमें से एक बॉन्ड बन रहा है और एक टूट रहा है, ये X लगा है, ये OH लगा है, राइट। ये हाइड्रोजन और ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो बैक अटैक से ही पॉसिबल है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज assertion is incorrect but reason is correct. Let us move on to the 29th question. Next question. Alkyl fluorides and iodides. These are not prepared by the usual methods of preparation. ठीक, रीजन दिया हुआ है alkyl fluorides are prepared by Schwartz reaction and iodides by Finkelstein method, right? बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये हम जो alkyl fluorides और iodides हैं ये नॉर्मल यूजुअल मेथड्स से नहीं बनाते, हम इनके लिए जो alkyl fluorides है उसके लिए Schwartz रिएक्शन और जो alkyl iodides हैं उसके लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन लेते हैं। आप देख के भी आए हैं पहले, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट यहां जो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है दैट इज जो असर्शन है रीजन उसका एक्सप्लेनेशन है। ये बात सही है कि हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर हम रीजन की बात बोले तो रीजन क्या है कि एल्काइल फ्लोराइड्स ये फ्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होती है या जब यूजुअल रिएक्शंस में फ्लोरीन यूज किया जाता है हेलोजन की तरह से, तो वहां पर एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन शुरू होती है और आयोडीन के साथ जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है, राइट। तो इसलिए हमें ये अलग से ही इन दो स्पेशलाइज्ड मेथड से बनाने पड़े। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। दैट्स व्हाई B is the correct option for this particular case. Now the last question, that is assertion. Bond cleavage in haloarenes is difficult than haloalkanes. ठीक, रीजन दिया है फिनाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब इस चीज को देख लेते हैं। अभी डिस्कस करके आए हम पीछे क्वेश्चन में कि जो बेंजीन रिंग यानी एराइल हैलाइड्स का केस है, इसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ होता है, राइट। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ होता है, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से जो बॉन्ड क्लीवेज है ये डिफिकल्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट। अब दूसरी चीज, फिनाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। इस चीज को जब देखते हैं तो जल्दीबाजी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक गलती कर जाते हैं। ये देखिए, फिनाइल कार्बोकैटायन अगर कह रहा है तो वो इसको कह, ठीक है, यहां लगा है चार्ज। या आप अगर बहुत हिसाब से देखना चाहें तो जब स्टूडेंट एग्जामिनेशन प्रेशर में इस तरीके की सिचुएशन को सोचता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं, इसको बहुत स्टेबल मान लेते हैं। ध्यान रखिए, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। द रीजन इज ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस सिस्टम, ये जो रिजोनेटिंग सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, इस सिस्टम से कहीं भी अलाइन नहीं है, दोनों डिफरेंट प्लेन। एक कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम पे ये चार्ज है, उस कार्बन एटम की एक दूसरी ऑर्बिटल है जो ये पाई बॉन्ड बना रही है, राइट। ये एक ही कार्बन एटम की दो ऑर्बिटल्स सेम प्लेन में नहीं, ठीक। और जो कॉन्जुगेशन की पहली शर्त है दैट इज जो भी ऑर्बिटल्स कॉन्जुगेशन में होंगी वो
सेम प्लेन सेम एंगल पे होनी चाहिए, जो पॉसिबिलिटी इसके अंदर बिल्कुल नहीं। तो जो फिनाइल कार्बोकैटायन होता है ये बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत स्टेबल नहीं। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो रीजन है वो रीजन इनकरेक्ट है, ठीक, और एसर्शन करेक्ट है, ठीक, मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो होप आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस को आपको उठाना है। आपकी केस स्टडीज के लिए एज यूजुअल लिंक जो दिया हुआ है उस लिंक में पीडीएफ मौजूद है, जिससे आप केस स्टडीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर से मिलेंगे।